बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज रिव्यू 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। आपको अभी जो है वो मेरे चैनल में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो कंप्लीट उनकी जो वीडियोस हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ से जाके बेटा अपने नोट्स जो हैं इसको कवर कर सकते हैं, अपना सिलेबस जो है इसको कवर कर सकते हैं। अभी बेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ कुछ 16 क्वेश्चन हैं ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 के। तो ये सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। तो बेटा ये आप कंप्लीट वीडियो वॉच करके अपनी कंप्लीट जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसको कवर कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है इसलिए वीडियो भी थोड़ी लेंथी होगी। तो आप जो है जैसे आपको काम मिल रहा है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहाँ से जौन सा क्वेश्चन आप समझना चाह रहे हैं चूज़ करके समझ लें। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि बेसिक जो पुराने अगर पेपर पैटर्न को देखा जाए कि जो MCQs आते थे वो सारे के सारे वही आते थे जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज पे मेंशन होते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पैटर्न के लिहाज से। तो इसके साथ बेटा हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास MCQs है। तो ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास पेपर पैटर्न के व्यू से, क्योंकि ये MCQs जो है वो पेपर में मस्ट आते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी पेपर में MCQs आ सकते हैं, लेकिन ये जो हमें अपनी रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs गिवन होते हैं ये तकरीबन 10 होते हैं, मैक्सिमम 12 हो जाएंगे। तो ये मस्ट जो है पेपर में रिपीट होते हैं, इसलिए आपने ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्किप नहीं करना। अच्छे से जो है यहाँ पे मैं आपको सारे जो MCQs हैं वो डिटेल में समझा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम अपना MCQ नंबर 1 देखते हैं। तो बेटा कुछ इस तरह की ना टेबुलर फॉर्म में हमारे पास सेट दिया गया था और पूछा गया था कि इसकी जो है ना वो सेट बुलेटर फॉर्म बताएं वो कौन सी है। तो बेटा जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना वो आपके पास ट्रू आंसर है। उसमें आपके पास जो सेट बुलेटर फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि ये जो है आपके पास 2n+1 है, यानी कि 2 लिखें और उसमें उसको n के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 1 ऐड करते जाएं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहले 1 था, इसमें 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 को जो है अब n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको काम को आगे के चलते जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास ट्रू आंसर है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, और इसके बाद बेटा हमारे पास MCQ नंबर 2 था कि इफ़ ए कर्ली ब्रैकेट ये एम्प्टी है। ठीक है, इसके दरमियान कुछ नहीं लिखा हुआ, देन PA इज इस तरह से लिखा है। क्या बताएं कि अगर ये है तो इसका ये जो है वो फिर क्या होगा, क्या वो एम्प्टी होगा? तो यस बेटा ये एम्प्टी होगा और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास ट्रू आंसर है कि ये जो है इसका सेट जो है वो एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, एम्प्टी का सेट एम्प्टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, चाहे ये लिखा हो चाहे अंदर एम्प्टी का साइन बना हो तो उसका एक ही मतलब होता है। देन हमारे पास नंबर 3 MCQs है, इफ़ यू इक्वल दिस एंड बी दिस देन फाइंड दिस। तो इस क्वेश्चन को पूरे को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ये ए है और ये बी है, इसमें आंसर वो आएगा जो सेम होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए हमें बस जो है वो 3 वाला वर्ड ऐसा लग रहा है जो कि दोनों में सेम है। ठीक है, 3 सेम है ना दोनों में, तो इसको यू से माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो माइनस होगा। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास 1, 2, 4 एंड 5। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए वो हमारे पास जो है वो ट्रू आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, 5। तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरह से जो है वो हमारे पास यही आंसर आएगा। राइट, एंड नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इफ़ A and B आर ओवरलैपिंग सेट्स देन एंड नंबर ऑफ A - B इज इक्वल टू। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास ये दोनों A और B ओवरलैपिंग सेट्स आते हैं तो आप बताएं कि ये जो नंबर ऑफ A - B है ये किसके इक्वल आएगा। तो बेटा आपका जो ऑप्शन नंबर D है ये आपके पास ट्रू आंसर है। आपके पास आंसर इस तरह से आएगा, इसका जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा कि n × A - n × A इंटरसेक्शन B। ठीक है, आपने नंबर ऑफ A जो है उसको माइनस कर देना है इस वैल्यू में से। तो ट्रू ऑप्शन है बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर D। राइट, एंड नेक्स्ट MCQ है बेटा हमारे पास MCQ नंबर 5। तो उसमें हमारे पास वैल्यू है, इफ़ A सबसेट B एंड B - A इक्वल टू एम्प्टी देन नंबर ऑफ इंटू B - A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A। ठीक है, आपके पास ये जो है अगर B का A में से माइनस करने से आपके पास एम्प्टी सेट बचता है, तो अगर A और B दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं बेटा तो आपके पास नंबर ऑफ B - A है वो इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A। तो ऑप्शन नंबर D जो है बेटा आपके पास वो आपका ट्रू आंसर है। समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A।
ट्रू आंसर इज़ डी, ठीक है, डी आपका ट्रू आंसर है। एंड बेटा हमारे पास जो MCQ नंबर 6 है उसमें है हमारे पास इफ़ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 50, नंबर ऑफ ए इक्वल 30 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल 35 देन, यानी कि आपने ए और बी का जो है वो यूनियन फाइंड करना है ना, तो इन दोनों का जो यूनियन है वो इक्वल टू आया 50 के, और नंबर ऑफ ए जो है इसमें 30 है और बेटा नंबर ऑफ बी जो है बेटा वो आपके पास 35 है। तो उन्होंने क्या बताया कि इनका जो है वो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो इक्वल टू आएगा 15 के। क्लियर, इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ रहा है बेटा इसका आप यहाँ से भी देख सकते हैं 30 और 35 का प्लस करो, 30 प्लस 35 इक्वल टू आ जाएगा 65 के, और ये इसमें से यूनियन में से निकालें हम 50 में से 65 में से 50 माइनस करें तो क्या बचेगा 15, तो ट्रू आंसर क्या है हमारे पास 15। अंडरस्टैंड। और इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर जो हमारा MCQ नंबर 7 है बेटा उसमें वैल्यू है हमारे पास if A this and B this then Cartesian product of A and B Cartesian। अब बताएं उन्होंने कहा है कि आपके पास A और जो B है वो उसका जो कार्टेशियन है वो बताएं वो क्या होगा, तो वो बेटा आपके पास होगा 12। अब ये 12 कैसे होगा, हमने पीछे जो है अपने पूरे चैप्टर में इन सेट्स के इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो सॉल्व किए हैं, तो अब इसका कार्टेशियन फाइंड करना है ना, ये भी मैंने जो है डिटेल में समझाया हुआ है चैप्टर्स में कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अब सिंपल इसका ये तरीका है कि यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर कितनी है 1 2 3, तो 4 × 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह से आप इनकी जो क्वांटिटी है उसको सेम करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके पास उसका आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास अभी इसका आंसर क्या आ रहा है 12, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQ है उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास ये वैल्यूज़ हैं और आपने जो है ना इसकी a+1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जहाँ पर आपके पास x होगा ना वहाँ पर हमने a+1 जो है वो पुट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू थी x², यहाँ पर थी -3x और यहाँ पर थी +2, तो x² की जगह पे हमने लिखा a+1 ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर ये वाला माइनस ऐसे लिखा है 3 भी ऐसी, और x की यहाँ पे हमने लिख देना है a+1 +2। अब यहाँ पर हम जो है a+b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसके यहाँ पे आंसर आ गया a का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का 2a और ये 1 आ गया। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें 2 1 ज़ा 2 ही होता है। ये -3a आ गया और माइनस प्लस माइनस और 3 1 ज़ा 3 आ गया हमारे पास एंड +2 आ गया। अब बेटा ये a² आ गया। अब यहाँ पे देखें -3 में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा -a, और ये देखें हमारे पास -3 में से 2 निकालो तो क्या बचता है 1, और 1 और -1 में से 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये सारी वैल्यू जो है वो कट हो जाएंगी। कैसे 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो -3 + 3 क्या इक्वल टू होता है 0, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, और सिंपल जो है a² वैसी आ गई, और -3 में से 2a निकाला तो हमारे पास आ गया -a। तो ये आपके पास जो ट्रू आंसर है वो है a² - a। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपने टिक कर लेना है, राइट। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो MCQs है वो लिखा हुआ है गिवन डैट fx दिस इफ fx 28 देन x। उन्होंने आपको 2 fx दे दिए हैं और कहा है कि आपने ना जो 28 की वैल्यू फाइंड करें, और इसके साथ बेटा उन्होंने आपको कह दिया है कि आपने ना यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू बतानी है। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे हम, क्योंकि दोनों ही fx थे, और जब दोनों को एक दूसरे के इक्वल हमने रख के चेक किया है तो यहाँ पर +1 इधर है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और बेटा 28 में से 1 निकालें तो क्या बचता है 27। और यहाँ पे देखें अगर हम इसको इस तरफ ले आए 3x = 27, x इधर ही 27 को डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ, तो 3 1 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, तो ट्रू आंसर जो है बेटा वो आपके पास है x = 9, ठीक है। दैट इज़ योर ट्रू आंसर, ठीक है। आपने ये वाला जो MCQs है 9 वाला इसको जो है वो टिक कर लेना है। एंड लास्ट MCQs है बेटा हमारे पास, उन्होंने एक वैल्यू दी हुई है और कहा हुआ है कि बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको, a की ये वैल्यू है, b की ये वैल्यू, और कहा गया है f ये फंक्शन लगाया गया है f का, ठीक है। हमने ये बताना है कि कौन सा फंक्शन है। डिफाइंड एज दिस a1 a के साथ है, फिर 2 b के साथ है, फिर 3 b के साथ है। तो एक वैल्यू एक टाइम में a के साथ ही हो तो वो कौन सा होता है हमारा ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये पीछे हमने अपने जो है वो लेक्चर्स में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। डिटेल से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ, तो अगर आपने वो पार्ट स्किप किया है तो उसको एक दफ़ा ज़रूर वॉच करें।
बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज था, वो हमने सोल्व कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम देख लेते हैं। तो अगेन मैं यही बात करूंगी आपसे कि रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट उन्होंने कहा है कि आपने ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया ना स्टेटमेंट, इसको बेटा आपने टैबुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है, राइट। अब हमने ये टैबुलर फॉर्म भी पढ़ी हुई है, सेट बुलेटर भी पढ़ा हुआ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी। चैप्टर के स्टार्ट से मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो थी वो डिटेल में समझा दी थी। मेरा ख्याल है कि अगर आपने वो लेक्चर अटैम्प्ट किए हैं तो यहाँ पे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको थोड़ा। उन्होंने कहा था 2n है आपके पास, आपने क्या करना है बेटा, हर वैल्यू के साथ 2 आना चाहिए और साथ n पावर आनी चाहिए। और ये जो n है ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल सेट के साथ, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 के साथ पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरह ये चलता जाएगा। लेकिन 2 साथ जो है वो लाजमी आएगा, ये कंडीशन है उसकी, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस तरह 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो है कुछ इवन नंबर का सेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपके पास ये आएगा सेट बुलेटर टैबुलर फॉर्म में 2 4 6 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने यही दिया है कि अब आपने 2 में m को प्लस करना है, 2 को m के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें 1 को प्लस भी करना है। और ये जो m है ये भी आपके पास नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। तो सिंपल आपने हर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, 1 फिर 2 फिर 3 4 यही काम करेंगे। लेकिन इसमें अब आपने +1 भी करना है, ठीक है, उन्होंने +1 भी दिया हुआ बेटा आपको। तो 2 1 ज़ा 2 +1 करेंगे तो 3, 2 2 ज़ा 4 +1 करेंगे तो 5, देन 2 3 ज़ा 6 +1 करेंगे तो 7। और इसी तरह आपका ये जो है कुछ ऑड नंबर का जो सेट है बेटा वो बन जाएगा। और ये जो है इसका ट्रू आंसर है सेट टैबुलर फॉर्म का, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर पार्ट 3 जो है बेटा हमारे पास, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 11n जो है, और n जो है बेटा वो बिलोंग्स टू कर रहा है होल नंबर के साथ। और ये जो n है ये 11 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। कहाँ तक है ये 11 से छोटी वैल्यू है, तो हर वैल्यू के साथ 11 भी आएगा। और कहाँ तक वो जाएगा बेटा, वो ये 10 तक जाएगा। n की जगह पे हम 10 तक पुट करेंगे, 11 नहीं करेंगे, क्योंकि वो 11 से छोटी वैल्यू रिक्वायर कर रहे हैं। तो 11 लगाया, 0 लगाया। 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये होल वैल्यू है ना, तो होल वैल्यू का जो सेट है बेटा हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 11 0 ज़ा 0, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो 11 10 ज़ा क्या आ गया, 110। तो ये हमारे पास सेट बुलेटर टैबुलर फॉर्म में आ गई, ठीक है। सेट बुलेटर फॉर्म को हमने टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इधर मूव करते हैं। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो आपके पास इवन नंबर है ना, आपके पास x एक बिलोंग्स कर रहा है इवन नंबर के साथ, और वो जो है बस 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 6 से आपके पास छोटी वैल्यू होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है यहाँ पर आपके पास जो सेट आ जाएगा वो कह रहे हैं कि x जो है आपके पास इवन नंबर हो और वो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो हम इसमें वैल्यूज ऐड कर लेते हैं, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 5, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 4 से बड़ा नंबर 5 है और 6 से छोटा नंबर क्या है, वो 5 है। तो हमारे पास इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए तो 5 आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, आपके पास इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर तो नहीं है 5 तो और नंबर है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपके पास वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट जो है वो आपके पास इसका ट्रू आंसर है, राइट, दैट्स नॉट इवन नंबर, ठीक है। इसलिए जो है हम इसके आंसर में एम्प्टी सेट को जो है वो पुट करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इसके साथ आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं क्वेश्चन। तो उसमें हमारे पास वैल्यू है कि आपका पास जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 को, ठीक है। और आपका जो होना चाहिए x वो 5 से बड़ा या 5 तक और 7 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। या तो 5 हो, ठीक है। ये 0 जो है बेटा सॉरी ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है ये 0 से मुराद ऑड नंबर। तो आपके पास ऑड नंबर आना चाहिए जो 5 हो सकता है या 5 से बड़ा हो, लेकिन 7 से छोटा हो। तो बेटा 7 से छोटी वैल्यू और 5 या 5 से बड़ी, तो हमारे पास आएगी 5 एंड 6। तो 6 हमारे पास जो है वो एक इवन नंबर है। सो जो इसका आंसर है उसमें सिर्फ जो है हम कर्ली ब्रैकेट में 5 ही ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से जो ऑड नंबर है वो सिर्फ 5 ही है। क्लियर।
अब अगर यहाँ पर हम देखें तो उन्होंने कहा है एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है आपके साथ उसको रैशनल नंबर को, और जो एक्स स्केयर है बेटा वो आपके पास 2 है। तो यहाँ पर देखें अगर हम x2 को यानी कि एक्स स्केयर इक्वल 2 रखते हैं तो इन दोनों का हमें दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं, तो x जो है हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 2। तो स्केयर रूट 2 जो है कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका कोई परफेक्ट स्केयर नहीं होता वो हमारे पास जो है वो इरेशनल होता है, ठीक है। तो इसके भी आंसर में हमारे पास जो है वो एम्प्टी ब्रैकेट आएगी, इसका जो आंसर है वो हमारे पास एम्प्टी आएगा, बिकॉज इसका जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो इरेशनल आ रहा है। ये भी सारा जो है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर ये सारे मेरे लेक्चर नहीं सुने तो उनको ज़रा एक दफ़ा वॉच कर लें, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फाइन बेटा, अब इसी के साथ देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास इधर आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक्स जो है आपके पास वो बिलोंग्स कर रहा है रैशनल नंबर के साथ, और बेटा एक्स जो है वो इक्वल टू -x है। फाइन। अब बेटा अगर आपके पास रैशनल नंबर से क्या मुराद है कि यहाँ तो इस तरह वैल्यू हो तो यहाँ हम इस तरह भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसका स्केयर ले इस तरह भी कर लेते हैं। आपके पास 3 अगर फॉर एग्जांपल x हमारे पास 3 है तो उसके दूसरी तरफ भी तो -3 होगा ना। अगर आपके पास यहाँ पर x जो है वो 1/9 है तो इस तरफ भी क्या होगा 1/9। तो हमने ये मैथ्स के रूल्स में पढ़ा हुआ है कि इक्वल के दोनों साइड्स पे सेम वैल्यू होगी ना, तो बेटा वो कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर तो नहीं बचेगा ना, तो अगर वैल्यू सेम है तो वो 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। अगर इस तरह आपके पास एक्स के दोनों साइड्स पे वैल्यू सेम है तो वो 0 के इक्वल आएगी, तो इसका जो ट्रू आंसर है वो है 0, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ, और रियल नंबर में x जो है वो बिलोंग्स नहीं करता इरेशनल को। तो बेटा रियल जो नंबर है उसमें हमारे पास तमाम के तमाम रैशनल और सारे के सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर मौजूद होते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि x इरेशनल नहीं है, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास सारे के सारे रैशनल नंबर। तो इरेशनल नहीं है जब x, तो पीछे क्या आ गया रैशनल, तो हमारे पास ट्रू आंसर इसका आएगा क्यू मीन रैशनल नंबर, ठीक है। ये सारा ही मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो पढ़ाया हुआ है पीछे सारे लेक्चर्स में। फाइन। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपको यू की A B और C, U A B C इन 4 वैल्यूज़ दे दी हुई हैं और कहा है कि मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपने देख लेना कि कितने कितने मेंबर्स सब अलग-अलग सब सेट्स में आ रहे हैं। तो पहला सवाल उन्होंने आपको फाइंड करने के लिए दे दिया है A कम्प्लीमेंट। अब बेटा A कम्प्लीमेंट का मतलब है कि U माइनस A करें, तो U की सारी वैल्यू लिखनी है आपने, फिर उसको माइनस कर देना है A की सारी वैल्यू के साथ। तो बेटा ये देखें 2 से कैंसिल, 4 से, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो गया, और 10 से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आपके पास जो है A कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। फाइन। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमने जो है अब B कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। B कम्प्लीमेंट का भी यही मतलब है, सेम जैसे इसको हमने फाइंड किया वैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो बेटा जब हम u माइनस बी करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी u की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर सारी की सारी b की वैल्यू। तो अब ये जो b की सारी वैल्यू है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, 1 से कट गया, 2 से, और 3 से, एंड देन 4 के साथ, एंड 5 के साथ। तो ये जो पीछे रिमाइंडर आपके पास सारी वैल्यूज बच जाएंगी ना रिमेनिंग, ये सारे के सारा आपके पास B कम्प्लीमेंट का आंसर होगा, ठीक है। 6 7 8 9 एंड 10 ये आपके पास B कम्प्लीमेंट का आंसर है, राइट। अब उन्होंने आपसे थर्ड पार्ट में कहा है कि आपने A यूनियन B जो है वो फाइंड करना है। तो A यूनियन B फाइंड करने के लिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन आ जाएगा और फिर यहाँ पर B की वैल्यू आ जाएगी। अब यूनियन का भी मतलब ये बड़ा हमने ज़रा डिटेल में समझा है, इसी पूरे चैप्टर में सारा ध्यान से समझा हुआ है कि क्या मतलब होता है तरतीब से लिखने वाला ना। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले 1 लिखना है, फिर 2, अगर कोई वैल्यू 2 टाइम आ रही है जैसे कि ये 2 भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर इसके आंसर में हमने जस्ट 1 टाइम ही मेंशन करना है, राइट। 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 ये सारी तरतीब से ही लिखी हुई थी ना सीक्वेंस बेस पे, तो ये हमने लिख लेनी है। देन यहाँ पे आ जाएगा 6 8 एंड 10। तो ये आ गया हमारे पास A यूनियन B का राइट आंसर। सारी काउंटिंग है लेकिन 7 और 9 नहीं है। आगे मूव किया तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन वो है A माइनस B। तो A की वैल्यू, फिर हमने B की वैल्यू लिखी, अब इनको माइनस करके देख लेना क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो बेटा हमारे पास 2 कैंसिल हो रहा है, फिर हमारे पास 4 कैंसिल हो रहा है, बस
बस 2 और 4 कैंसिल हुआ है और यहाँ पर जो ए के आंसर में वैल्यू बचती है ना, हमने आंसर में वही लिखनी होती है। ये भी रूल मैंने आपको बताया, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो पहली ब्रैकेट में ही बचेगा वही उसका आंसर होता है। अब इंटरसेक्शन सी ले लेना बेटा, हमने ए का इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ, यानी कि ऐसी वैल्यूज लिखनी है जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में हमने वो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं बेटा जो दोनों साइड्स में मौजूद हो। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, दोनों में क्या मौजूद है, मेरा ख्याल तो कह रहा है दोनों में कुछ नहीं मौजूद, इधर इवन नंबर है और इधर ऑड नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी ब्रैकेट। क्या आंसर आएगा, एम्प्टी ब्रैकेट, बिकॉज जो ए में आंसर है बेटा वो आपके पास सी में नहीं है, राइट। अब इसी तरह आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो हमारे पास अब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट बेटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो तो यहाँ भी पीछे हमने सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड किया था ए कम्प्लीमेंट का। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया है 1 3 5 7 9, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ए कम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9। तो इसी को जो है अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट की वैल्यूज आ गई। अब सी कम्प्लीमेंट नहीं फाइंड किया अभी तक वीडियोस में हमने अपने लेक्चर में, तो यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट देख लेते हैं। u माइनस सी, ठीक है, u की पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर ये माइनस आ जाएगा और फिर हमने c की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब c की वैल्यू जब लिख ली तो अब ये वाली सारी वैल्यूज इसमें से कैंसिल हो जाएगी ना। तो बेटा 1 3 5 7 9 सारे का सारा इसमें से कैंसिल हो गया, ओड नंबर। अब पीछे जो आपके पास बचेगा वो आपका इवन नंबर वाला आंसर होगा। 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है। तो ये हमारे पास सी कम्प्लीमेंट आ गया, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया था। अभी इनका यूनियन लेना था ना, तो यूनियन में मेरा ख्याल है सारी वैल्यूज आ जाएंगी। देख लेते हैं अभी। यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी और यहाँ पर सी कम्प्लीमेंट की, ठीक है। लिखने के बाद हमने यहाँ पर देखा 1 भी है, 2 है, फिर 3 है, 4, यानी कि 1 से लेके 10 तक सारी की सारी काउंटिंग थी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा यूनियन लेने से, वो 1 से 10 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी, राइट। अब बेटा हमने ए कम्प्लीमेंट को यूनियन लेना है सी के साथ। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर था 1 3 5 7 9। इसका यूनियन ले लेंगे सी वाली वैल्यू के साथ, तो अभी थी 1 3 5 7 9। तो 1 टाइम जस्ट हम लिख देंगे 1 3 5 7 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा हमने u कम्प्लीमेंट लेना है। तो u कम्प्लीमेंट का मतलब है u को u में से ही माइनस कर दें। तो ये सारे के सारे जो नंबर रहेंगे सारे के सारे इसमें ही है, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। सारी काउंटिंग जो है 10 तक वो सारी की सारी कट जाएगी और आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी ब्रैकेट। अंडरस्टैंड। और इसी तरह देखें, हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया, बहुत ज़्यादा आसान था। और यहाँ पर अगर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 4, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने लिखा है कि आपने वेन डायग्राम यूज़ करते हुए जो है, अगर वो ज़रूरी है, ठीक है, इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल इक्वल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। आपने बताना है कि सिंगल ये जो इक्वल सेट है ये किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि ए कम्प्लीमेंट है ना, आप समझ ले, ये आपके पास आ गया ए और ये वेन डायग्राम होती है हमारे पास यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब u को a में से माइनस कर देंगे बेटा, तो हमारे पास u में जो वैल्यूज़ बचेंगी वो a में तो नहीं ना होंगी, वो सारी की सारी तो कैंसिल होगी हुई है ना a की। तो आपके पास जो है ये डायग्राम u वाली आ जाएंगी और आपने ये जो गोल डायग्राम है ना, जो सर्कल है, इसको कलर नहीं करना क्योंकि ये हमारे पास माइनस हो गई है और हमारे पास जो आंसर आया है वो सारे सारा u वाले नंबर्स हैं। समझ आ गई। अब अगर हम a का इंटरसेक्शन लें u के साथ, तो बेटा u ये हो गया u और ये है a। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में वही वैल्यू आएगी जो a में मौजूद होगी ना। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा a, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो a में नहीं है, लेकिन जो a में नंबर है वो इसमें है क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसका जो ट्रू आंसर आएगा वो आपके पास सर्कल आएगा। तो आपने सर्कल वाला जो डायग्राम है इसको कलर कर लेना है, ठीक है। ये समझ आ गई। अब इसका जो पार्ट 3 है अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन यू। तो जब ए की सारी वैल्यू यू के साथ में ला के लिख देंगे तो यू का ही आंसर आएगा ना, यानी कि आपके पास ए और यू आपने दोनों को इकट्ठा लिख देना है। तो दोनों में ही सारी वैल्यूज़ हैं, तो आपने ये होल जो ब्रैकेट है डायग्राम है सारी की सारी रेक्टेंगल वाली और सर्कल वाली सब को कलर कर देना है।
अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों को ही मिला के लिखना है, दोनों का ही आंसर जो है वो हमारे पास आंसर में आ रहा है। अब बेटा हमने ए का यूनियन लेना है एम्प्टी के साथ, तो एम्प्टी का मतलब है कि किसी के साथ भी नहीं, बिल्कुल खाली वैल्यू के साथ, तो उसका आंसर ए ही आएगा। तो बस ये जो है हमारे पास इसका सर्कल सिर्फ यही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें यू का कहीं पे जिक्र नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल सेट जो है मैंने ड्रा नहीं किया। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसकी ना तो कोई सर्कल है, ना ही कोई रेक्टेंगल, ना ही उसमें कोई वैल्यू है, तो उसका इंटरसेक्शन लेने से भी तो एम्प्टी ही आएगा ना, जो उसमें है वही इसमें, यानी कि दोनों में कुछ नहीं है तो आंसर में भी कुछ भी नहीं आएगा। तो ना इसका आपने सर्कल बनाना है, ना ही आपने इसकी कोई एक मुकम्मल तौर पर वेन डायग्राम बनानी है, क्योंकि इसमें नेसेसरी नहीं करी, इसमें ना तो हमारे पास कोई एलिमेंट आ रहा है, ना ही कोई हमारे पास सेट आ रहा है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास वैल्यू है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर भी उन्होंने कहा जी आपने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए ना मजीद जो आपको नीचे पार्ट्स दिए गए हैं उनको आपने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टडी आउट कर लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बस सिंपल देखेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है कि ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, पुट करने के बाद आप इसको आंसर फाइंड करें। आपने बस इनको वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो देख लें, ए को माइनस करना है बी के साथ और वो इक्वल आनी चाहिए। अगर हम बी का कंप्लीमेंट लें तो उसका यूनियन लें ए के साथ, तो वो आंसर है, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड के बाद बेटा क्या करना है, अपने ए माइनस बी करना है ना, तो आपके पास ये आ जाएगी यू, ठीक है। अब आपने ए माइनस बी किया, ये आ गया ए और ये आ गया बी, तो अब ये ओवरलैपिंग पार्ट है, ठीक है। तो अब आंसर में हमारे पास बस वही बचेगा जो कि ए में रह गया ना पीछे, जो रिमेनिंग ए में वैल्यू बचेगी। तो ए में जो बेटा रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बची है, आपने सिंपल उसको कलर कर लेना है और वही आपके पास जो है आपका आंसर होगा, राइट। अब बी कम्प्लीमेंट है, तो बेटा बी कम्प्लीमेंट में आपने क्या करना है, आपने ऐसा जो है आंसर लेना। इसमें बी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, बी को माइनस कर दें ए में। तो अब पहले बी लिखा आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा बी हमारे पास और ये आ जाएगा ए। तो इसमें हमारे पास पीछे आंसर बेटा वही बचेगा जो कि ऑल ओवर पूरे सेट में है ना। यहाँ पर बस वो हिस्सा नहीं आएगा इसमें जो कि ए में मौजूद था, क्योंकि वो सारे का सारा हमारे पास कैंसिल हो गया, कटिंग हो गई, माइनस हो गया, राइट। अब जब हम उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि जब ए का यूनियन लिया जा रहा है बी कम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास वही आंसर आएगा कि बी का ए के साथ क्या आंसर आएगा। अब ए में यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं थी बी कम्प्लीमेंट में, तो ए का फिर आंसर कैसे आएगा। तो इसलिए आपने ए को छोड़कर बाकी जो डायग्राम है उसको कलर कर लेना है। समझ आ गई। ये थोड़े से जो है वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और ये वेन डायग्राम वाले इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, लेकिन आपने अभी नया सिलेबस है, कुछ कह नहीं सकते कि पेपर किस पैटर्न से आना है, तो इसलिए आपने कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैं एक चीज़ नहीं बताई आपको कि ए जो ए माइनस बी था उसकी ये डायग्राम आ रही थी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की डायग्राम इस तरह से आ रही थी। दोनों में डिफरेंस है, इसमें यू माइनस नहीं था, इसमें यू हमारे पास वो कलर है, इसमें कलर नहीं था। तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट है ना। तो बेटा हमारे पास ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट आएगा आंसर, ठीक है। इसका पार्ट बी देख लेते हैं बेटा। इसके पार्ट बी में हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से है कि अगेन हमने जो है वो ए माइनस बी किया, ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया बी, ठीक है। अब जब ए माइनस बी हुआ है तो इसका मतलब वही वैल्यूज बचेंगी ना जो पीछे ए में रहेगी बी की, तो सारी की सारी कैंसिल होगी। अब जब हम इन होल ब्रैकेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो जो ए में मौजूद है, जो बी में मौजूद है, वो सारा ए से कैंसिल हो गया और ए को आगे हमने यू में से माइनस कर दिया, यानी कि फिर ए में कुछ भी ना बचा। और क्योंकि ए की जो वैल्यू बची थी हमारे पास वो यूनियन में से माइनस होगी, तो इसलिए हमारे पास ये जो ए वाली वैल्यू है ये खाली आ जाएगी सर्कल और बाकी सारा जो है वो कलर हो जाएगा। समझ आई। अब बेटा इसका जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन लेना बी के साथ, यानी कि आंसर अब वही आना चाहिए जो बी में मौजूद है। तो यहाँ पर बी है और इसका ही आगे अगर बी के साथ हम लेते हैं तो बस इंटरसेक्शन में वो वैल्यू आती है जो दोनों में मौजूद हो। तो इसमें जो बी वाली सारी की सारी डायग्राम बेटा हम उसको कलर कर देंगे। ये ए आ गया और ये बी आ गया और आपके पास जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। तो देखिए आपके पास जो कलर शेड है वो सिर्फ बी है, तो आपके पास ट्रू आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। इतने मज़े के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं डायग्राम समझने के लिए बच्चों को। तो यह ध्यान से आपने जो मैंने आपको बताया है आपने सिर्फ इसी को बार बार प्रैक्टिस करनी है और आपको जो है ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी।
अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। उन्होंने कहा है आपको ए बी सी के जो नीचे दे दिया गया आपने उनका जो है वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में बेटा हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ यूनियन था, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं, एसोसिएशन ऑफ यूनियन है। एसोसिएशन ऑफ यूनियन में बेटा हमारे पास ये एसोसिएटिव लिखा हो या एसोसिएशन है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास अब जो है वो क्वेश्चन में 3 वैल्यूज होंगी, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर बाद ही 2 ब्रैकेट में वैल्यूज पर ब्रैकेट थी, यहाँ पर पहली 2 ब्रैकेट्स पर वैल्यूज पर ब्रैकेट होगी। ये भी हमने पीछे एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ा हुआ है। फाइन, अब इसको वेरीफाई करना है हमने, अब ये वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल लेके आना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पर देखें ये आ गई ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू और ये है सी की वैल्यू, ये सारी आपको बुक्स पे गिवन है। फाइन, अब आपने जहाँ पर सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप बेटा आप देख सकें तो आपको नज़र आ रहा है कि ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे चूज़ की है मैंने, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले पहले पार्ट में लिखा हुआ है बी यूनियन सी, तो पहले यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई, फिर हमने यूनियन पुट किया और यहाँ पर आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। फाइन, अब ये आ गई। अब यूनियन का मतलब है इन सबको हम मिला के इकट्ठा करके लिखे हैं, ठीक है, तरतीब वाइज। तो पहले आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर लास्ट पे आ जाएगा 9 एंड 10। ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब इसका यूनियन हमने लेना है ए के साथ, तो बेटा इसका आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन, यानी कि ये जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 हमने ये लिखी 1 2 3, इसका यूनियन ले लेंगे हम। अब ये जो आंसर आया हमारे पास, ठीक है, ये जो आंसर आया इसके साथ इसका यूनियन लिया। यूनियन लेने के बाद आंसर देख लें 1 2 3 4 इधर भी है और ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। यही सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन साथ 1 और 2 ऐड हो जाएगा। तो 1 से लेके 10 तक ये जो है आपके पास काउंटिंग आ गई। राइट, ये आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी को जो है आपने पहले फाइंड करना है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर पहले ए यूनियन बी का यूनियन लिया है, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी फिर बी की लिखी, दोनों को तरतीब वाइज लिखा, तो मेरे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, 8 तक जी वैल्यूज आ गई। अब बेटा इसका हमने यूनियन लेना था सी के साथ, तो सी के साथ जब ये आंसर वाली वैल्यू लिखी यहाँ पे सी की लिखी, तो हम देख सकते हैं कि 1 से 8 तक तो यहाँ पे भी है और आ गया 9 10 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये था राइट हैंड साइड का। तो दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड योर क्वेश्चन इज ट्रू एंड योर गिवन प्रॉपर्टी इज एसोसिएशन ऑफ यूनियन इज ट्रू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी हमने वेरीफाई कर ली है। अब इसी के सेकंड पार्ट पे अगर मूव करते हैं तो वहाँ पे था एसोसिएशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे जैसे अभी भी मैंने यूनियन वाली फाइंड की, आपने सेम ये जो इंटरसेक्शन वाली भी ऐसे ही फाइंड करनी है। बस यहाँ पर यूनियन लिखा था, वहाँ पर आपने इंटरसेक्शन लिख लेना, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर आपसे सॉल्व ना हो कहीं पे भी कोई मसला बने तो आप मुझे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। फाइन, अब जो पार्ट नंबर 3 है इसका, उसमें बेटा उन्होंने अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दे दिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये सीन होता है कि इसमें भी 3 वैल्यूज होती हैं फर्स्ट पे, लेकिन सेकंड पे जाके वो 4 वैल्यूज पे क्रिएट हो जाती है, 1 2 3 4। और डिस्ट्रीब्यूट के लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि वो वैल्यू को डिफाइन कर देता है ना, डिवाइड कर देता है। तो अब देखें अगर दरमियान में यहाँ पे यूनियन है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट के दरमियान में यूनियन डालेंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है इसको एक दफ़ा बैठ लगा देंगे। ये जो है आपको ज़ुबानी भी याद कर लेनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि आपके लिए वो ज़्यादा सही रहेगा ना। कोई भी क्वेश्चन वो आ सकता है, हो सकता है बस वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे दें, आपके पास ये प्रॉपर्टी दे ही ना, तो ये आपको आनी चाहिए। तो सिंपल जो पीछे वैल्यूज़ गिवन थी ए की बी की और सी की, हमने वही पुट करके अपना ये वाला सवाल जो है बेटा इसको सोल्व करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मुझे नज़र आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही फाइंड करना है। बी की वैल्यू थी 3 4 5 6 7 8 और सी की वैल्यू थी 5 2 10, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसी वैल्यू लिखें जो दोनों में मौजूद हो। तो 5 है दोनों में, फिर बेटा 6 है दोनों में और फिर 7 है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हैं, तो इसके आंसर में आ जाएगा 5 6 7। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमने इसका जो इंटरसेक्शन है वो इसको यूनियन भी लेना है ए के साथ। तो ए की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ए की वैल्यू आ गई। अब इसका यूनियन लेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसके साथ। तो यूनियन लेंगे, तो अब यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिख दें, तो 1 to 7 जो है सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है बेटा आपके पास 1 to 7, ठीक है।
अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम, तो राइट हैंड साइड में पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर ए यूनियन सी फाइंड करना है, और जो दोनों का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड किया हुआ है मैंने, तो ए यूनियन बी अगर फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है ए और बी की सारी वैल्यूज को इकट्ठा लिख दें, तो वो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइन। अब अगर हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे तो उसका मतलब है ए का यूनियन ले लेना है सी के साथ, तो ये जो सारी वैल्यूज को तरतीब से लिखेंगे तो 1 2 10 वैल्यू आएगी, लेकिन अंदर जो है वो बेटा 8 वर्ड जो है वो स्किप होगा, ठीक है, ये नहीं है। 1 2 10 सारी वैल्यूज है लेकिन 8 नहीं है, इसलिए हमने डॉटेड फॉर्म में भी इसको नहीं लिखा। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का आंसर का इंटरसेक्शन लें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर, ये आ गया ए यूनियन सी का आंसर। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब कि जो दोनों में आंसर वैल्यूज मौजूद हैं वो लिख दें। तो यहाँ देखें 1 to 8 है और यहाँ पे 1 to 10 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, तो इसका मतलब 1 to 7 तक जो है दोनों में मौजूद है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको मैच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ, उसमें भी 1 to 7 वैल्यू थी और इसका आंसर भी आ रहा है 1 to 7, तो दैट्स मीन दैट्स प्रॉपर्टी इज ट्रू। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखा है, यहाँ ये आप लाइन ऐड कर दें क्योंकि ये भी थोड़ा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, तो हम लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम अपना पार्ट 4 देखें तो बेटा पार्ट 4 में उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि आपने डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना, ठीक है। पहले हमारे पास था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, लेकिन अब आ रहा है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ वहाँ पर हम यूनियन लगा लेंगे और जहाँ पर यूनियन था वहाँ पर इंटरसेक्शन कर लेंगे, बस इतना सा डिफरेंस होता है इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टीज़ में। तो इसमें वैल्यूज़ भी अलग-अलग उन्होंने दी है बेटा। उन्होंने कहा है कि बी वाले पार्ट जब आप इसका बी पार्ट यानी कि आप जब इसका पहला पार्ट फाइंड करेंगे तो आपने ये वैल्यूज लगानी है ए बी सी की, ए एम्प्टी है, बी 0 है और सी आपके पास 0 1 2 है। और लेकिन जब आप इसका नेक्स्ट पार्ट फाइंड करें सी, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने बेटा ए जो है वो आपके पास नेचुरल है, नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 सारी वैल्यू है, और बी जो है बेटा आपके पास जी है, तो जी से मतलब सारे के सारे इंटीजर्स नंबर, राइट। और सी आपके पास जो है वो रैशनल है, फाइन। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज थी, इसका हमने ओवरव्यू ले लिया। अब हमने यही इसी प्रॉपर्टी में ये वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले ये जो बी वाली यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखी है इसको हम पुट करेंगे, तो पुट करने से पहले यहाँ पर जो है मैंने इसको दोबारा लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले बी यूनियन सी लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी लिया, पहले बी की वैल्यू लिखी और फिर आपने सी की लिखी, तो सी आपके पास रैशनल नंबर था। तो बेटा ये जितने के जितने नंबर है ना ये सारे के सारे रैशनल में होते हैं, लेकिन रैशनल में जितने नंबर होते हैं ना वो सारे सारे इधर नहीं होते, इसलिए जो जब यूनियन लेंगे तो मिला के लिखने की बारी आएगी तो हम रैशनल नंबर लिखेंगे, ना कि ये लिखेंगे। समझ आ रही है? जो ज़्यादा वैल्यू होती है ना वही यूनियन में आती है, बड़ी वैल्यू, तो वो रैशनल क्या लिख दी। अब रैशनल का हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ठीक है। अब ए की वैल्यू थी 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर थे सारे के सारे बेटा आपके पास, तो आपने यहाँ पर जो है मैंने अगर आपको यहाँ पे ये जो है ना सी वाली वैल्यू के साथ मैंने ये नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके अंदर ये सी वाली वैल्यूज़ को पुट करके, ये सिंपल थी थोड़ी तो ये मैंने पुट नहीं की, तो यहाँ पर वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अगर जिसको ये समझ आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आए वो कर सकता है। मेथड बिल्कुल यही है, जस्ट वैल्यू जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। अब बेटा इस वैल्यू का फिर हमने जो है वो रैशनल के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में मौजूद हो, तो रैशनल में ये सारे के सारे मौजूद हैं लेकिन इन सब में रैशनल मौजूद नहीं है सारे का सारा, इसलिए ये जो सब में मौजूद है सारी की सारी ये वैल्यूज़, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का नेचुरल नंबर। और इसी का अगर जो है वो राइट हैंड साइड में हम लेते हैं तो पहले ये देखें ए इंटरसेक्शन बी लिया तो हमारे पास आंसर आ गया, ये इंटरसेक्शन मतलब है जो दोनों में मौजूद है, तो प्लस वाली वैल्यू तो दोनों में मौजूद है, इधर 0 है इधर 0 नहीं, तो ये जो नेचुरल नंबर है ये हमारे पास आ जाएगा। फिर बेटा हम जो है वो इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो ये ए की वैल्यू लिखी, फिर सी की लिखी, सी की थी रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में हमारे पास वही वैल्यूज़ आती हैं जो इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद हो, तो दोनों में हमारे पास ये नेचुरल नंबर मौजूद है। तो दोनों के आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने जो है इसका ग्रैंड जो है वो यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये दोनों का नेचुरल नंबर था ना, तो दोनों को ही तरतीब से जब लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3। तो हमारे पास जो है वो इसका लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था नेचुरल नंबर, तो हम क्या लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर?
अब यहाँ पर बेटा अगर हम पढ़ते हैं अपना वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है। आपने सेम टू सेम वैसे ही करना है, जस्ट यहाँ पर जो है वैल्यू उन्होंने थोड़ी सी एक्सचेंज करके आपको दे दी है, ठीक है। वहाँ पर कोई और वैल्यूज थी, यहाँ पर उन्होंने जो यू है वो ए से 20 तक है, जो ए है उसमें 2 से 20 तक सारे के सारे इवन नंबर है, और जो बी है बेटा उसमें आपसे 1 to 19 सारे के सारे ओड नंबर्स हैं। फाइन। अब मैंने आपको तभी कहा था कि डिमॉर्गन्स लॉ के जो लॉज हैं ये आप इसके जो रूल्स हैं वो ज़ुबानी याद कर लें, तो वो यही है। इसका सेकंड रूल भी यही है, लेकिन उसमें यहाँ पर यूनियन आ जाएगा और यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। फाइन। तो ये है रूल नंबर 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको सॉल्व करेंगे, तो वो था ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी है, ए की ये वैल्यू है, बी के हमारे पास ये वैल्यू है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है यहाँ पर वो आंसर आना चाहिए जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर है हमारे पास, और यहाँ पर बेटा हमारे पास सारे के सारे और नंबर है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों में कोई सेम वैल्यू ही नहीं है। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट्स। और यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसको बेटा हमने कंप्लीमेंट है ना, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो उसका मतलब है यू में से इसको माइनस कर दें। तो यू की वैल्यू थी 1 to 20 और इसका आंसर था एम्प्टी सेट, तो यानी कि कुछ भी माइनस नहीं हुआ और ये सारे का सारा 1 to 20 आंसर आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। और इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड का जो आंसर है उसको फाइंड करें, तो उसमें राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ए का अलहदा से कंप्लीमेंट फाइंड करना है, बी का अलहदा से कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने यू का ए का कंप्लीमेंट लिया, उसको यू से माइनस किया, ये पहले यू की वैल्यू आ गई फिर ए की आ गई, तो ये जितने भी आपके पास इवन नंबर थे ना वो सारे सारे इसमें से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचने वाले और नंबर आपके पास ए कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। और इस तरह बी कंप्लीमेंट का आपने आंसर बेटा फाइंड करना है कि आपके पास ये जितने भी ओड नंबर है ना वो सारे के सारे इसमें से कैंसिल हो जाएंगे और इसमें बचने वाले इवन नंबर आपके पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ए कंप्लीमेंट का अब आपके पास आंसर आया ओड नंबर और बी कंप्लीमेंट का आपके पास आंसर आया इवन नंबर। अब बेटा इन दोनों का जो है हमने यहाँ पर देखें यूनियन लेना है ना, तो इन दोनों का जब हमने यहाँ पे यूनियन लिया है तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हमने उसको लिख दिया, ये हमारे पास जी ए कम्प्लीमेंट का आंसर है, ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिख दें, तो हमने जब दोनों को मिलाया तो 1 to 20 सारी की सारी वैल्यूज आ गई। तो बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था। एक दफ़ा देख लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास उसका भी आंसर था। सॉरी यहाँ पर मैंने लास्ट पे 20 नहीं ऐड किया, ये ले हमारे पास आंसर आ गया। तो सेम आंसर है आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड थी, डेट्स मीन के आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटू कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसी तरह जो है बेटा आपने जो है वो इसका ये सेकेंड पार्ट मैंने लिख दिया है, ए यूनियन बी। यहाँ पे मैंने कहा था ना जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे यूनियन आ जाएगा और जहाँ पे यूनियन है वहाँ पर इंटरसेक्शन। तो ये आप अब खुद ट्राई करें, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस जहाँ पे यूनियन हुआ है वहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। फाइन। तब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, कंसीडर द सेट पी की वैल्यू बेटा आपके पास जो एक्स है वो 5m है और जो m है वो आपके पास नेचुरल नंबर है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ तक है, यानी कि वो चलते जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सो ऑन लगाना है। p की वैल्यू और बेटा q की वैल्यू आपके पास है 2m और m भी आपके पास यहाँ पर नेचुरल है। तो आपने p इंटरसेक्शन q जो है वो सिंपल फाइंड करना है। तो पहले जो है इन वैल्यूज़ का हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें p की वैल्यू मैं बनाऊंगी, तो 5 के साथ m था ना, ये देखें 5m था p के सेट में आपके पास। तो बेटा 5 के साथ आ जाएगा 1, फिर 5 के साथ 2, ये 1 2 जो थे वो नेचुरल नंबर थे, जिन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास m जो है वो इक्वल टू यानी कि वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो 5 के साथ सारा ये इस तरह चलता जाएगा, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर p के पास जो वैल्यूज़ हैं बेटा वो आपके पास 5 की मल्टीप्लिकेशन है। देन उन्होंने क्यू में जो आंसर दिया था वो उन्होंने लिखा था 2 और इसके साथ जो है वो m लिख दिया था। m जी आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर है, तो अपने 2 के साथ भी जो है वो नेचुरल नंबर ऐड करते जाना है। 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, इस तरह आगे चलता जाएगा। 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा। तो यहाँ पर जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ पर 5 की आ रही है सारी। ये आपके पास p का आंसर है, ये आपके पास अब
क्यू का आंसर है। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि अपने पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो सिंपली फाइंड करना है बेटा। तो पी इंटरसेक्शन क्यू जो है, यहाँ पर हमने पी की वैल्यू लिखी, यहाँ पर हमने क्यू की लिखी, इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन से मुराद है अपने यहाँ पर वो वैल्यूज लिखनी है जो सब में कॉमन हो। तो एक तो 2 के टेबल में 10 आएगा, फिर 2 और 5 के दोनों के टेबल में 20 आएगा, फिर दोनों के टेबल में 30 आएगा। यानी कि आंसर में बेटा आपके पास ऐसी वैल्यूज आएंगी टेबल ऑफ 10 का टेबल जो है आगे चलता जाएगा। पी की वैल्यू में टेबल ऑफ 5 है, क्यू की वैल्यू में टेबल ऑफ 2 है, और इन दोनों की आंसर में जो इंटरसेक्शन के आंसर में वैल्यूज आएंगी वो टेबल ऑफ 10 आएगा। ठीक, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज हैं जो 2 पे भी आती हैं और 5 पे भी आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको रीड कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वैल्यूज हैं फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। उन्होंने कहा है कि आपने जो रिजल्ट आया हुआ है ना वो बस बता दें कि उसको कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सूट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका पार्ट 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन का बेटा पार्ट 1 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये अभी भी हमने जो पिक्चर सॉल्व आउट की है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो हमने यहाँ पर जो है ना ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी। ठीक है, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट बनाएं तो ये जो इंटरसेक्शन है ये दोनों के साथ आ जाएगा, और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है ये एक टाइम यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम पीछे किया भी कि इस वैल्यू को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये इस तरह से आ गया बेटा। अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो ए के ही इक्वल आएगा ना। तो हम ये ए इंटरसेक्शन ए की जगह सिंपल ए लिख सकते हैं कि इसका यूनियन लिया जाए इस वैल्यू के साथ। तो दैट्स मीन यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है कि 100 जो है वो इसके इक्वल आ सकता है, क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो ये बनेगी। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन ए है तो वो लेने के बाद ए ही आएगा, तो इसलिए उन्होंने इस काम को ख़त्म करके सिंपल जो है यहाँ पर ए लिख दिया। तो ये प्रूव्ड हमने जो है वो कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ गया है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी हमारे पास इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है कि आप इसको भी बताएं कि दिस इज ट्रू और राइट फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर u है ना, तो ये जो बाहर u होगा ये ब्रैकेट के दोनों तरफ आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास वैल्यू बन जाएगी a यूनियन a। और ये जो है u बेटा हमारे पास ये अब b के साथ भी आ जाएगा, तो a यूनियन b आ गया, और दरम्यान में जो ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है वो 1 टाइम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब a का यूनियन जब a के साथ लेंगे तो हमारे पास a ही आएगा, तो वही जो है इसका आंसर आ जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ट्रू है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ जी एक्स इक्वल 7x माइनस 2 एंड एस एक्स 8x² - 3 फाइंड। अब जी को जो है जहाँ उन्होंने 2 क्वेश्चन आपको दे दिए, एक जी दे दिया और एक एस दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जी उन्होंने आपको पहला पार्ट दे दिया है कि जी ऑफ 0, यानी कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आप जो है वो 0 ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के साथ 7 के साथ एक्स था ना, तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो 7 0 का 0 होता है, तो 0 में -2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। क्लियर, अब उन्होंने कहा था कि आप जी में जो है वो -1 भी पुट करें, तो जी में हम -1 अगर पुट करते हैं तो 7 - 1 -2 आ जाएगा। अब 7 1 + 7 और ये -7 आ जाएगा बेटा हमारे पास, और यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास -2। तो 7 2 जो है 9 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये 7 और 2 9 और 7 जो है साइन माइनस का ही आएगा। तो ये जी हमने जी ऑफ -1 भी फाइंड कर लिया है। अब बेटा हमने यहाँ पर जो है ना इसमें पुट करना था जी जो है वो -5/3। ठीक है, इसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हमने लिखने हैं अब -5/3। तो -5/3 लिखा। अब देखिए इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 = 35, नीचे 30 है, सॉरी 3 है, तो ये -2 7 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर 3 का जो है वो हम कॉमन लेंगे, ये नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे देखिए 3 का कॉमन लिया, 3 वैसे ही आ गया, 35 भी ऊपर आ गया। अब देखें 2 के नीचे जो है आपके पास 1 नहीं था, तो आप इसको 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 = 3 होता है ना, तो 2 3 आ गया 6। एलसीएम लेना होता है ना आपको, सेम टू सेम वैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया है, और 35 में से 6 जो है आप ऐड कर दें, क्योंकि माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस। तो 35 में 6 ऐड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, और डिवाइड हो रही है 3 के साथ, और साथ जो है वो माइनस का साइन भी आएगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। जी ऑफ जो -5/3 है वो इक्वल टू है -41/3।
3। और इसी तरह जो है अब हम S1 फाइंड करेंगे। तो S वाली वैल्यूज़ हैं बेटा आपके पास, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमने जहाँ पे X है ना S का, वहाँ पर हमने 1 पुट करना है। तो 1 पुट करने से ये वाला X यहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 नहीं होता है, तो 8 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8, और ये -3 आ गया बेटा। 8 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 5। ठीक है, अब आपने बेटा नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने यहाँ पर जो है वो 9 पुट करना है, यानी कि आपके पास आंसर आना चाहिए S - 9x पुट करेंगे आप। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने -9 पुट कर लिया। यहाँ पर -9 पुट किया तो माइनस जो है वो स्केयर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, स्केयर जो है वो माइनस को ख़त्म कर देगा, यानी कि प्लस में ले जाता है। तो 9 का स्केयर है 81। तो 8 81 आप करेंगे ना, कैलकुलेटर की मदद से कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा 648। और ये -3 7 वैसे ही चलता आ रहा है बेटा। 648 में से आप 3 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 645। फाइन, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। कितना आसान है, बस जहाँ पर x है बेटा वहाँ पर आपने जो इन्होंने वैल्यू दी है आप सिंपली जो है वो पुट कर लें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो है वो पुट करना है कि s जो है वो आपका 7/2 है, यानी s का x जो है। तो यहाँ पर x की जगह पे हमने पुट कर लेना है 7/2। तो 7, या अब देखें ब्रैकेट के अंदर 7 भी है और 2 भी है, तो इन दोनों को हमने जब स्क्वायर लेना है तो 7 का भी स्क्वायर आएगा और 2 का भी स्क्वायर आएगा। तो 7 का स्क्वायर है हमारे पास 49 और 2 का स्क्वायर है हमारे पास 4। तो अब ये 8 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है हम इसको डिवाइड कर लें। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर बचा है 249 - 3। तो बेटा 49 2 ज़ा हमारे पास आंसर होता है 98। 98 - 3, 98 में से 3 निकालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत सिंपल था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है आपके पास गिवन डैट आपके पास f(x) की वैल्यू दी गई है, और बेटा आपने वहाँ पर जो है f है वो -2 रखना है और इसकी वैल्यू को इक्वल रखना है 3 के साथ। फिर जब आप x की जगह पे 4 पुट कर रहे हैं तो आपने उसको 10 के इक्वल रखना है। ठीक है, और फाइंड a एंड b, और इसी तरह से आपने a और b की जो है वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपने 3.3 में भी सॉल्व किए हैं। तो इस बहुत आसान है, सिंपल, बस लॉजिकल ही है। आप इसको बस देख लें कि आपने इसको करना कैसे है। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने जो है वैल्यूज लिख लेनी है f(x) की। तो f(x) की वैल्यू है बेटा आपके पास ax + b, सही हो गया, ax + b है। और यहाँ पर जो है हम x = -2 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे हमने -2 रखा, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -2 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a वैसे का वैसे ही x की जगह पे -2 आ गया और +b आ गया। और यही, और उन्होंने कहा था कि जब आप x2 रखेंगे, -2 रखेंगे, तो आप उसको किसके इक्वल रखें, आप बेटा उसको 3 के इक्वल रखें। ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था कि अगर ये इस तरह लिखा हुआ था ना f - 2 = 3, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, इसी तरह लिखी हुई है वैल्यू कि जब x - 2 रखें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए आपके पास 3 के इक्वल। तो ये वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। तो ये हम इसको थोड़ा अगर डिस्ट्रीब्यूट कर 3 इस तरफ लिख दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -2a + b = 3। फाइन, तो ये जो है हमारे पास इसका इक्वेशन 1 बन गई। अब इसी तरह से हम जो है इक्वेशन 2 बनाएंगे, तो उसमें उन्होंने हमें कहा था कि आप जो है अब 4 पुट करें और इसको इक्वल रखें 10 के। ठीक है, इस तरह था f4 = 10। फाइन, इसको पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर x हमें नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। तो 4a + b आ जाएगा, और इसको हमने इक्वल रखना था 10 के, तो ये 10 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 बन गई। 10 को हम इस तरफ ले आएंगे और ये वैल्यू को हम इस तरफ लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है बेटा हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, इनका कंपेरिजन करना है और इनको माइनस करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दी इक्वेशन 1, फिर लिख दी इक्वेशन 2, सही हो गया। और लिखने के बाद जो है जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने से ये कैंसिल होगी। 3 में से 10 जाएगा तो 7 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर बेटा 2 में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 4 6 आ गया, और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। और ये हमें मैथ का रूल्स कहता है कि अगर दोनों तरफ माइनस है तो वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास सिंपल आंसर आ गया आपका a = ये 7 यहीं पे, ये 6 जो था वो इधर आके 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर है बेटा 7/6।
राइट। अब ए का आंसर आ गया आपके पास। आपने यही जो ए का आंसर है इसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके तो आपने बी का भी आंसर जो है निकालना है। तो अगेन यही आंसर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम देख सकते हैं एक जगह पे हमने लिख दिया 7/6, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी। तो यहाँ पे देखें 2 1s एंड 2 3s, तो -7/3 हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के बाद प्लस बी भी वैसे ही और 3 भी वैसे ही है। हमें बी का आंसर चाहिए ना, तो बी यहीं पे लिखा रहेगा, 3 भी यहीं पे है, ये इधर माइनस का, जब इस तरफ आएगा तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। और जब बेटा हम इसका जो है यहाँ पर आप देखें कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 नीचे लिखा, अब इसके नीचे तो 1 था ना, तो इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 7, 9 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16। और ये लें जी बी है हमारे पास इक्वल टू है 16/3। तो आपके पास ए का भी आंसर आ गया। ए का आंसर था 7/6 और बी का आंसर है 16/3, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब इसी तरह जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय के एक्स। उन्होंने आपको ये के एक्स की वैल्यू दे दी है और उन्होंने कहा है कि इसको 100 के इक्वल रखें और एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटा ये सारी की वैल्यू हमने 100 के इक्वल रखी। अब देखें इधर 5 माइनस का है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 105 जो है आपके पास आ जाएगा 105 और इक्वल टू है 7x के। और जब इसकी जो डायरेक्शन है वो हम सीधी करेंगे तो x यहाँ पे है, ये वैल्यू भी यहीं पे है, 7 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा अगर 105 को आप 7 पे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से कर लें, वैसे भी जो है इसका 15 का टेबल पढ़ लें तो 15 7 हमारे पास होता है 105। तो x इक्वल टू जो है आ जाएगा 7 1 एंड 7 15 105। तो आंसर है आपके पास x इक्वल 15। फाइन। तो ये लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, कंसीडर द फंक्शन। अब इसमें भी आपके पास g की वैल्यू दे दी गई है, आपने g को 4 रखना है, यानी कि x को 4 रखना है यहाँ पे और उस इक्वेशन को इक्वल रखना है 20 के। फिर आपने g को 0 रखना है और इस इक्वेशन को इक्वल रखना है 5 के। फिर बेटा आपने यहाँ से इस तरह से m और n की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये पहले x की जगह पे 4 रखा, तो जहाँ जहाँ पर हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पर 4 रखा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वल रख दिया 20 के, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में था। फिर हमने जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखना है और उसको इक्वल रख देना है 5 के। तो यहाँ पर हमने जो है वो ऐसा काम किया कि x यहाँ पे 0 रखा, तो ये 0, जब 0 जिसके साथ आता है वो सारी की सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर खाली हमारे पास बच गया n। तो बेटा n का आंसर यहीं पे हमारे पास आ गया, n इक्वल टू 5। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके वहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हम कैसे पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 में अगर पुट किया तो इक्वेशन 1 ये थी ना हमारे पास, अब n का आंसर आया 5, तो n की जगह पे 5 लिखा, 16 m इधर ही है, 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 5 निकालो तो आ गया 15। अब 15 आ गया, अब m इधर ही है, 15 इधर और 16 जो है इधर नीचे आके डिवाइड हो गया। तो आपके पास m का भी जो है वो आंसर आ गया है। ये लीजिए हमने m भी फाइंड कर लिया और n भी फाइंड कर लिया। देखिए कितने मजे की एक्सरसाइज थी। अब हमने जो है अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये थोड़ी सी लंबी है रिव्यू एक्सरसाइज, वैसे भी रिव्यूज एक्सरसाइज जो होती हैं वो लेंथी होती हैं, क्योंकि उनमें पूरे के पूरे चैप्टर के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होती हैं। ठीक है, तो चाहे जितनी भी लेंथी है हमने इसको सॉल्व तो करना है एक दफ़ा, लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले देखते हैं जी क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। तो उन्होंने कहा है ए शॉपिंग मॉल, ठीक है, आ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस कॉस्ट लेबल्ड 1 to 100। ठीक है, आपके पास जो है वो 100 प्रोडक्ट हैं एक शॉपिंग मॉल के पास और उसमें हर प्रोडक्ट की ही अलग प्राइस है और वो 1 से 100 तक है। रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट यू, और वो जो है एक यू के रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को जो है इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। 3 सेट है आपके पास बेटा। और सेट ए में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं जो कि 30 हैं और वो 1 to 30 तक उनकी लेबलिंग है। फिर आपके पास सेट बी है,
वो आपके पास क्लॉथ है बेटा, क्लोथिंग है, और उसके 25 प्रोडक्ट हैं, वो 31 to 55 है। और फिर आपके पास ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, वो 25 है, और वो 76 to 100 है। समझ आ गई? इस तरह से इनकी कैटेगराइज्ड है। सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक है और वो 1 to 30 है, सेट बी में क्लोथिंग है वो 25 है, वो 31 to 51 है, यानी कि 30 में 25 ऐड करेंगे तो यही आएगा ना 35 55, 31 to 55। और फिर ब्यूटी प्रोडक्ट 25 है तो उसमें आ जाएगा जी 76 to 100। तो उन्होंने कहा जी राइट इट सेट इन टैबुलर फॉर्म। इनको जो सिंपल आप टैबुलर फॉर्म में लिख लें। क्वेश्चन चाहे जितना भी लेंथी है लेकिन इसका आंसर जो है बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमें पता चल गया है टैबुलर फॉर्म में 1 to 30 तक की काउंटिंग आ जाएगी, इसमें 31 to 55 तक की काउंटिंग आ जाएगी, और इसमें 76 to 100 तक की काउंटिंग आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने सेट ए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उसको लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने ए से रिप्रेजेंट किया था सेट ए से, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 30, यानी कि 1 से लेके 30 तक की सारी काउंटिंग बेटा आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्लॉथिंग में बेटा हमने उसको बी से रिप्रेजेंट किया था सेट बी से, तो उसमें 31 to 55 वैल्यूज़ थी, तो 31 से लेके 55 तक की काउंटिंग आ जाएगी। और ब्यूटी प्रोडक्ट को हमने सी के साथ रिप्रेजेंट किया था, तो सी इक्वल टू आ जाएगा 76 to 100। तो ये हमने सिंपल जो है इसकी काउंटिंग लिख दी। फिर इन तीनों का यूनियन ले लिया, तीनों का यूनियन लेके जब देखा यहाँ पर हमने ए की वैल्यू लिखी, यहाँ पर बी की, यहाँ पर सी की, तो तीनों किसकी इक्वल आ जाएंगी बेटा, तीनों के तीनों आपके पास 1 2 3 से लेकर सारी की सारी 100 वैल्यूज, क्योंकि तीनों के सेट में जो है वो 1 से लेके 100 तक की जो वैल्यूज हैं वो मौजूद थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास आउट ऑफ, ये भी थोड़ी जो है वो हमारे पास लेंथी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको रीड कर लेते हैं, आसान होगा, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान था, उसी तरह ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे पास। इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हो अपेयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, 180 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एनुअल एग्जाम दिए, उनमें से 120 पास हुए हैं आपके पास मैथ के टेस्ट में, 90 पास हुए हैं साइंस के टेस्ट में, और 60 पास हुए हैं दोनों में, मैथ में भी और साइंस में भी, द मैथ एंड साइंस टेस्ट। अब आपने जो है बेटा बताना है कि आपके पास हो मैनी पास्ड ईथर द मैथ और साइंस, आपने बताना है कि दोनों में कितने पास हैं, ठीक है। टोटल 120 है, 180 है, मैथ में जो पास हुए हैं वो 120 हैं, जो साइंस में पास हुए हैं बेटा वो 90 हैं, और जो दोनों में पास हुए हैं वो हैं 60। अब हमने बताना है कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ है। तो ये देखें टोटल लिख दिया 180, नंबर ऑफ मैथ लिख दिया 120, नंबर ऑफ साइंस लिख दिया 90 है, और बेटा जो दोनों में पास है वो यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन वो है 60। अब हमने ये फाइंड करना है कि कम से कम जो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास है वो कितने बच्चे हैं। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये जो फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है, पीछे हमने एक्सरसाइज में भी याद किया है कि इसका यूनियन का फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ एस, इसको माइनस कर देंगे इसके इंटरसेक्शन के साथ। नंबर ऑफ एम मैथ था 120, नंबर ऑफ साइंस था 90, और इसका इंटरसेक्शन था 60। तो 120 में 90 ऐड करेंगे तो वो आपके पास बनेगा 210, तो 210 में से माइनस कर लें 60 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150। 210 में से 60 माइनस होगा तो 150। तो बेटा कम से कम जो किसी एक टेस्ट में भी पास है वो आपके पास स्टूडेंट है 150, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है इसका उसमें उन्होंने लिखा हुआ है हाउ मैनी डिड नॉट पास ईथर द 2 सेट्स। अब आपने ये बताना है कि इतने इन सब में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई एक टेस्ट भी पास नहीं किया, समझ आई, जिन्होंने एक टेस्ट भी पास नहीं किया। तो बहुत आसान है, 180 में से ये जो आंसर आया है ए का 150, इसको माइनस करें तो 30 बचा, तो 30 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पास नहीं हुए, जिन्होंने कोई एक टेस्ट भी जो है बेटा वो आपका पास नहीं किया। तो सी वाली स्टेटमेंट आपके पास हो मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। आपने बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। तो नंबर ऑफ साइंस को माइनस कर देंगे इनके इंटरसेक्शन से, तो साइंस था 90, उसको माइनस कर देंगे 60 में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो बेटा 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। एंड लास्ट पार्ट है इसका 4 वाला, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। सिंपल बता दें कि साइंस के टेस्ट में कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो टोटल में से जो जिन्होंने पास किया उसको माइनस कर लेते हैं, तो 180 में से 90 ने साइंस का टेस्ट पास किया है तो 90 फेल हुए हैं, ठीक है।
तो क्योंकि 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 90 आएगा। तो ये लें जी क्वेश्चन नंबर 15, कितना आसान है। इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा वो ज़्यादातर हमारे पास आसान ही होते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 16, ये भी कुछ लेंथी फॉर्म में है, रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे का सारा क्वेश्चन ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये नीचे तक, ये जहाँ तक नज़र आ रहे हैं सारा क्वेश्चन है। तो इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। आपके पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, और उसमें बेटा जो है आपके पास सर्वे के मुताबिक नीचे जो उनको इतनी जो है वो प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक करते हैं। तो 150 लाइक करते हैं पैथन, 130 लाइक करते हैं जावा, 120 लाइक करते हैं PHP, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 70 पाइथन और जावा दोनों पसंद करते हैं, 60 पाइथन और PHP पसंद करते हैं, 50 जावा एंड PHP पसंद करते हैं, और 40 बेटा आपके पास लाइक करते हैं तीनों लैंग्वेज, ठीक है। जो जो तीनों लैंग्वेज पसंद कर रहे हैं वो 40 हैं। और इस तरह ये पूरा उन्होंने सर्वे आपको बता दिया। अब इसी के मुताबिक जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास बेटा, हाउ मेनी डेवलपर यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। आपने बताना है कि कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो इन तीनों लैंग्वेज में से उनको कम से कम एक लैंग्वेज तो आती ही है। तो पहले हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बेटा P रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक्ड पाइथन, जे रिप्रेजेंट करेगा जावा को, और PHP जो है वो रिप्रेजेंट PHP, जहाँ पे मैंने PHP ही लिखा है, ठीक है। तो आपने ये लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये लाइक्ड पाइथन, इसको मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो नंबर ऑफ पाइथन 150, नंबर ऑफ जावा 130, नंबर ऑफ PHP 120, नंबर ऑफ P एंड इंटरसेक्शन J 70, और नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन PHP 60, नंबर ऑफ जावा इंटरसेक्शन PHP 50, यानी कि बोथ वाले कि इन दोनों को ये इतने लोग हैं, इन दोनों को इतने लोग पसंद करते हैं। तो सारा लिख दिया। लिखने के बाद जो हमने इसमें फाइंड करना है ना, वो बताना है कि कम से कम कितने ऐसे हैं जो कोई एक भी पसंद करते हैं। तो ये हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। इसका सिंपल फॉर्मूला आएगा कि पहले नंबर ऑफ P आ जाएगा, नंबर ऑफ J, नंबर ऑफ PHP, फिर इसके इंटरसेक्शन से हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बेटा इन तीनों के इंटरसेक्शन से माइनस करने के बाद हम इसका जो ग्रैंड इंटरसेक्शन है वो प्लस भी करेंगे। सेम यही फॉर्मूला पीछे एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया नंबर ऑफ P है तो कितना, ये सारा अभी मैंने आपको बस बताया कि कितने कितने नंबर थे, तो वहाँ से देख के मैंने यहाँ पे लिख लिया कि नंबर ऑफ P वाले 150 हैं, J वाले ये हैं, आगे नेक्स्ट ये सारी वैल्यूज़ जो है हमने अपने क्वेश्चन से देख के यहाँ पर लिख ली हैं। लिखने के बाद यहाँ पर जी अब इनको प्लस कर लेते हैं बेटा। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो आया 400, इन तीनों वैल्यू को प्लस करें तो आया 120, और ये 47। वैसे ही आप सिंपल कैलकुलेटर पकड़ के सारी की सारी वैल्यू को एक साथ प्लस माइनस कर सकते हैं, और लास्ट पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 260। फाइन, समझ आ गया। बी पार्ट है बेटा हमारे पास, हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज। आपने बताना है कि कितने ऐसे डेवलपर्स हैं वो सिर्फ इनमें से कम एक लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे लैंग्वेज है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। आप पाइथन ओनली का बताएंगे हम, तो नंबर ऑफ पाइथन को माइनस कर देंगे इन सब के इंटरसेक्शन में से। तो नंबर ऑफ पाइथन 150 थे, नंबर ऑफ ये पाइथन और जावा वाले ये थे, नंबर ऑफ पाइथन और PHP वाले 60 थे, और इनका जो होल इंटरसेक्शन था वो था 40 के, इतने लोग सबको पसंद करते थे। तो 70 में से 60 प्लस करके 14 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 90। 150 में से बेटा 90 माइनस किया तो आंसर आ गया 60। तो जो सिर्फ और सिर्फ पाइथन को पसंद करते थे वो है 60। अब इस तरह बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ जावा को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो यही फॉर्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई किया, नंबर ऑफ जावा, ठीक है, नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा, नंबर ऑफ जावा एंड PHP, एंड नंबर ऑफ इन सब का जो ग्रैंड इंटरसेक्शन है वो है हमारे पास 40। तो यहाँ पे इनके वैल्यूज ऐड कर दी, J की जगह पे 130, इसकी जगह पे 70, ये थे हमारे पास 50, और ये थे हमारे पास 40। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आया 50 वाले। तो बेटा जो जावा को पसंद करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जावा को, वो थे हमारे पास 50।
अब इसी तरह हमने बताना है कि जो सिर्फ और सिर्फ पीएचपी को पसंद करते हैं वो कितने बच्चे हैं हमारे पास, डेवलपर्स हैं हमारे पास। तो इसका भी सेम वही फार्मूला लगाया, जहाँ जहाँ पर पीएचपी आ रहा था वहाँ वहाँ पर उसकी सारी वैल्यूज लिखी। लिखने के बाद हमने देखा ये 120 था। इस सब को आपस में प्लस माइनस करेंगे, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करके देख लेंगे, इस तरह पार्ट्स में भी आप करके देख सकते हैं। तो 50 ही आपके पास आएंगे जो कि पीएचपी को पसंद करते हैं। 60 आए हैं पाइथन वाले, जावा वाले आए हैं 50 और पीएचपी वाले आए हैं आपके पास 50। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इन सब का जो है प्लस कर लेते हैं। डेवलपर यूज ओनली वन लैंग्वेज, ऐसे कौन से कितने डेवलपर थे ना जो एक लैंग्वेज यूज करते थे। तो 60 50 प्लस किया तो आ गया 160। तो 160 ऐसे डेवलपर थे जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज यूज कर रहे थे। तो बेटा लास्ट इसका जो पार्ट नंबर सी है वो है हमारे पास, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज ओनली ऑफ द एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। ऐसे बताएं कि ऐसे कितने डेवलपर्स थे जो इनमें से कोई लैंग्वेज भी यूज़ नहीं थे कर रहे। तो इस टोटल में से जो इसका ये आया ना इंटरसेक्शन यूनियन आया उसको माइनस कर लें। तो यूनियन आया था 260, 300 में से 260 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 40। तो 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेटा हमारे डेवलपर्स हैं जो कि कोई एक लैंग्वेज भी यूज़ नहीं थे कर रहे ये तीनों लैंग्वेज में से। और यहाँ पर हम बताएंगे जी हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली पीएचपी। तो ये पीछे फाइंड किया है डी में हमने यहाँ पर देखें कि पीएचपी ओनली, तो जिन्होंने पीएचपी ओनली यूज़ की थी फार्मूला लगा के यहाँ पे दोबारा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो वो इक्वल टू आया था 50 के। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट हम वहाँ से लिख देंगे कि जिन्होंने पीएचपी यूज़ की वो कितने थे, वो थे हमारे पास 50। इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ बेटा हमारे पास जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 थी वो सॉल्व हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे जो हैं दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें बेटा, और अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।